नमस्कार, स्वागत है आपका 4 टीवी न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ जोई सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। श्रीलंका दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शानदार स्वागत किया गया। कोलंबो के स्वतंत्रता चौक पर औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर भी पीएम मोदी को दिया गया और इस दौरान उन्हें तोपों की सलामी भी दी गई। पीएम मोदी की 2019 के बाद यह पहली श्रीलंका यात्रा है और इससे वे पहले अगर बात करें तो साल 2015 और 2019 में श्रीलंका का दौरा कर चुके हैं। पीएम मोदी की इस यात्रा से भारत श्रीलंका के संबंधों में और अधिक मजबूती आने की उम्मीद जताई जा रही है। और तोपों की सलामी भी दी गई। बढ़ते हैं आगे। वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम पारित होने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि परसों ही देश की संसद ने वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम पारित किया है। अब वक्फ बोर्ड के नाम पर जमीनों पर कोई डकैती नहीं डाल सकता, लूट नहीं हो सकती। किसी बोर्ड के नाम पर होने वाली लूट खसोट पर हमेशा के लिए लगाम लगाने का काम किया गया है। वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम पारित होने के कारण इस मनमानेपन पर जो है वो लगाम लगेगी और जो पहले से अपने तरीके से किए जा रहे थे वो कहीं ना कहीं अब नहीं हो पाएगा। और मैं इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी लाखों एकड़ जमीन पर वक्फ बोर्ड के नाम पर नाजायज तरीके से कब्जा करने का काम किया गया था और अब इस लूट पर कहीं ना कहीं लगाम लग सकेगी। परसों ही देश की संसद में वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम पारित किया है। अब वक्फ बोर्ड के नाम पर जमीनों पर कोई डकैती नहीं डाल सकता है, लूट खसोट नहीं हो सकती है, चौराहे की जमीनों पर कोई कब्जा नहीं कर सकता है। अब सार्वजनिक संपत्ति जो भी होगी, जो राजस्व की भूमि होगी, उसका उपयोग विद्यालय बनाने में, चिकित्सालय बनाने में, कॉलेज बनाने में, मेडिकल कॉलेज बनाने में, ऐसे बैराज बनाने में, गरीबों के लिए आवास बनाने में ही उसका उपयोग होगा। किसी बोर्ड के नाम पर लूट खसोट हमेशा के लिए लगाम लगाने का काम किया है। वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम पारित होने के कारण अब ये मनमानेपन पर लगाम लगेगी। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का, गृह मंत्री अमित शाह जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी लाखों एकड़ लैंड वक्फ बोर्ड के नाम पर नाजायज तरीके से कब्जा करने का काम हुआ था। इसमें किसी गरीब का कल्याण नहीं हो रहा था, चंद लोगों के लिए लूट का एक माध्यम बन गया था। इस लूट पर अब लगाम लगेगी, सख्ती से लगाम लगेगी और उसी लगाम के क्रम में आज हम सब आपके बीच यहां पर आए हैं। और वहीं बिहार की सियासत में इन दिनों पोस्टर वॉर का दौर लगातार जारी है। पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर निशाना साधने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर आरजेडी की ओर से पोस्टर जारी किए जा रहे हैं और एक बार फिर से आरजेडी पार्टी कार्यालय के बाहर वक्फ संशोधन बिल के मुद्दे को लेकर नीतीश कुमार पर निशाना साधने वाला पोस्टर लगाया गया है। तो बिहार की सियासत में पोस्टर वॉर रुकने का नाम नहीं ले रही है और एक बार फिर से नीतीश कुमार विपक्ष के निशाने पर और उनको लेकर अब वक्फ बोर्ड को लेकर निशाना साधा गया है और यह आरजेडी की ओर से पोस्टर लगाए गए हैं। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि मैं मुसलमान समाज के
हर व्यक्ति से कहना चाहता हूं कि आपकी नाराजगी मेरी सलाखों पर, लेकिन हकीकत है कि मेरे नेता और पिता रामविलास पासवान ने हमेशा समर्पण भाव से सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने का काम किया था और मेरी रगों में भी उन्हीं का खून है, उन्हीं के संस्कार हैं। मैं भी उनकी उस सोच को उतनी ही ईमानदारी से आगे लेकर चलने का काम करूंगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वक्त बताएगा कि चिराग पासवान के द्वारा लिए गए फैसले आपके हक में थे या फिर नहीं थे। चिराग पासवान का समर्पण न केवल अल्पसंख्यक वर्ग के लिए है, बल्कि उससे बड़ा समर्पण मेरे पिता के विचारों के प्रति है। विलास के ऊपर सवाल उठाते हैं, मैं उनको भी कहना चाहूंगा कि आपकी नाराजगी मेरी सराखों पर, कोई दिक्कत नहीं। आपकी नाराजगी तो मेरे उस पिता से भी रही थी जब उन्होंने 2014 में एनडीए का साथ देने का काम किया। उस वक्त भी आप उनसे नाराज हुए थे, बिना इस बात को याद किए कि कैसे 2005 में उन्होंने अपनी पार्टी को समाप्त कर दिया, बिहार में मुस्लिम मुख्यमंत्री बने, इस बात की दावेदारी पेश करते हुए। तो आपकी नाराजगी मेरी सराखों पर, और मैं मुसलमान समाज के हर एक व्यक्ति से मैं कहना चाहूंगा कि आपकी नाराजगी मेरे सराखों पर हकीकत है कि मेरे नेता ने भी हमेशा समर्पण भाव से सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने का काम किया था। मेरी रगों में भी उन्हीं का खून है, उन्हीं के संस्कार हैं। मैं भी उनकी उस सोच को उतनी ही ईमानदारी से आगे लेकर चलने। बढ़ते आगे संभल से खबर सामने आ रही, जहां जियाउर रहमान बर्ग के अवैध मकान पर अब सुनवाई होने की जानकारी मिल रही है। पीडब्ल्यूडी के जेई सहित 3 सदस्यीय कमेटी ने इसको लेकर रिपोर्ट भी दी है। तो ये जानकारी यूपी के संभल से सामने आ रही है, जहां सपा सांसद जियाउर रहमान बर्ग के अवैध मकान निर्माण पर सुनवाई होगी और पीडब्ल्यूडी के जेई समेत 3 सदस्यीय कमेटी ने इसको लेकर रिपोर्ट दी है और रिपोर्ट में अवैध निर्माण की जांच पड़ताल की गई है। एसडीएम कोर्ट से जुर्माना या बुलडोजर कार्रवाई की भी संभावना इसको लेकर जताई जा रही है। आज एसडीएम कोर्ट में मामले की सुनवाई होगी। तो ये जियाउर रहमान बर्ग के मकान, अवैध मकान को लेकर यह जानकारी सामने आ रही है और बताया जा रहा है कि एसडीएम कोर्ट में मामले की सुनवाई होगी और संभावना जताई जा रही है कि एसडीएम कोर्ट से जुर्माना या फिर इसको लेकर बुलडोजर की कार्रवाई भी की जा सकती है। बढ़ते आगे, छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरे पर अपना बयान देते हुए कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रात को रायपुर पहुंचे और अब वे बस्तर जाएंगे, जहां मां दंतेश्वरी के दर्शन करने के बाद दिन भर उनके अलग अलग कार्यक्रम भी आयोजित हैं और इसके बाद शाम को रायपुर में उच्च स्तरीय बैठक भी करेंगे और उनका दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वे 5वीं बार बस्तर आए हैं। हमारी सरकार न सिर्फ बस्तर को नक्सलवाद से मुक्त करने बल्कि बस्तर के लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए हर मोर्चे पर काम कर रही है। तो ये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा है और इसी को लेकर ये बयान जो है उप मुख्यमंत्री अरुण साव का आया है। जिस तरीके से नक्सल को लेकर तो अमित शाह लगातार इसको लेकर सख्ती बरतते हुए नजर आ रहे हैं और बताया जा रहा है इसको लेकर भी छत्तीसगढ़ में चर्चा हो सकती है। देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी कल रात्रि रायपुर पहुंचे हैं और अभी बस्तर जाएंगे और बस्तर में मां दंतेश्वरी के दरबार में दंतेवाड़ा में दर्शन पूजन के बाद दिन भर उनका अलग अलग कार्यक्रम है। फिर शाम को रायपुर लौटकर एक उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। बस्तर पंडुम का आयोजन बस्तर में हुआ है। बस्तर की कला, संस्कृति, सभ्यता, रहन सहन, खान पान को प्रमोट करने की दृष्टि से बस्तर पंडुम का आयोजन हुआ है। उसके समापन समारोह में देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी शामिल होने वाले हैं। बस्तर के जवानों से संवाद भी करेंगे। तो निश्चित रूप से ये उनका दौरा बहुत महत्वपूर्ण है और ये लगातार उनका 5वां दौरा है जब बस्तर आए हैं। बस्तर के प्रति
आदरणीय अमित शाह जी की संवेदनशीलता और गंभीरता इस बात को बताती है कि एक साल में लगातार 5वीं बार आज बस्तर आए हैं, तो निश्चित रूप से बस्तर अब शांति और रुक करते अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा हिसार एयरपोर्ट का उद्घाटन किए जाने पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपना बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की जिम्मेदारी ली है। हरियाणा और खासकर हिसार के लिए गर्व की बात है कि हरियाणा को अपना पहला एयरपोर्ट मिलने जा रहा है। इसके साथ ही वक्फ संशोधन विधेयक पर भी उन्होंने बयान दिया और कहा कि कांग्रेस ने तुष्टीकरण की राजनीति की है और साल 2013 में वक्फ अधिनियम लाया गया और इससे वक्फ बोर्ड के मुस्लिम समुदाय और देश को भी नुकसान हुआ है। वहीं कांग्रेस ने जो भी गलत किया उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार सही कर रही है। देखिए, अभी तो यहाँ पर हमारा जो महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट हिसार के अंदर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जिनका संकल्प, जिन्होंने बीड़ा उठाया हुआ है कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, हमारे हरियाणा के लिए बड़े गर्व और गौरव की बात है। खासकर हिसार के लोगों के लिए बड़े गर्व की बात है कि यहाँ पर हरियाणा को पहला एयरपोर्ट मिला है। हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का दिल खोल करके स्वागत करेंगे। एक एक व्यक्ति हिसार का मोदी जी के स्वागत के अंदर सुबह 9 बजे, क्योंकि 10 बजे मोदी जी मंच के ऊपर होंगे, सुबह 9 बजे हिसार का एक एक व्यक्ति उनके स्वागत के लिए वहां खड़ा होगा। वक्फ बोर्ड के नए कानून का क्या फायदा? वक्फ बोर्ड पर जो नया कानून बनाया जा रहा है उसका क्या फायदा नहीं? देखिए, जिस प्रकार से कांग्रेस ने अपनी तुष्टीकरण की राजनीति को आगे बढ़ाते हुए जिस प्रकार से उन्होंने बढ़ते हैं आगे। आगरा से जानकारी सामने आ रही है, जहां कुवैत में नौकरी दिलवाने के नाम पर धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। ठगों ने बेरोजगारों को विज्ञापन के जरिए निशाना बनाया। संजय प्लेस में किराए पर जो है ठगों का ऑफिस चल रहा था और पश्चिम बंगाल के 6 लोगों से 4,86,000 रुपए की ठगी करने की बात जो है वो कही जा रही है। ऑनलाइन जॉब विज्ञापन से पीड़ितों को धोखा दिया गया। नौकरी ना मिलने पर पीड़ित आगरा पहुंचे और तब मामले का खुलासा किया गया। शातिर ठग रकम लेकर ऑफिस छोड़कर फरार हो गए हैं। वहीं ये पूरा मामला थाना हरि पर्वत में केस दर्ज किया गया है। इस पूरे मामले को लेकर और जांच जो है वो जारी है। और वहीं अपने जमाने के मशहूर अभिनेता और लोगों के दिलों में अपनी फिल्मों से देशभक्ति जगाने वाले अभिनेता मनोज कुमार का 87 साल की आयु में शुक्रवार को निधन हो गया। उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए मशहूर लेखक सलीम खान, उनके बेटे अभिनेता अरबाज खान जुहू स्थित शमशान घाट पहुंचे और उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए श्रद्धांजलि देने पहुंचे हैं। बढ़ते आगे, बरेली से खबर सामने आ रही, जहां बरेली में बिस्कुट फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है। आग में लाखों का सामान जलकर राख हो गया है। वहीं फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। स्थानीय लोगों ने मामले की सूचना फायर ब्रिगेड को दी और शनिवार की देर रात 12 बजे की एक घटना बताई जा रही है, जब आग लगी। फैक्ट्री में रखे लाखों के बिस्किट जलकर राख हो गए। वहीं महंगी मशीन भी आग के हवाले और जो है वो देखने को मिली और ये आग धधकते हुए आग की तस्वीरें भी सामने आई है। शॉर्ट सर्किट इसके पीछे की वजह बताई जा रही है और थाना विथरी चैनपुर की चौकी रचिव परसपुर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो शनिवार की देर रात 12 बजे ये आग लगी बिस्किट फैक्ट्री में और बताया जा रहा है कि इसमें लाखों का सामान भी जलकर राख हुआ है और स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना फायर ब्रिगेड की टीम को दी, जिसके बाद 8 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने जो है आग पर काबू पाया। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज।